प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लास्ट्रा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक से हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले फौज और पीटीआई में बातचीत हो तो कोई परेशानी नहीं। पीटीआई पाकिस्तानी रियासत के मफादात पर बराह रास्त हमलावर। फौज ने दो टोक कहा, वो सियासत से अलहदा रहना चाहती है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने अहम बयान दे दिया। पीटीआई का फौज से दूरियों के हवाले से नून लीग पीपल्स पार्टी पर बड़ा इल्जाम। क्या फौज से मुज़ाकरात के लिए पीटीआई की कोशिशें कामयाब होंगी? इसके अलावा बात करेंगे मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास, ईरानी सफीर ने खबरदार कर दिया। चीनी सफीर ने गजा जंगबंदी में नाकामी खित्ते में कशीदगी का सबब करार दे दी। हालिया कशीदगी नताइज क्या होंगे, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे पाकिस्तान पर 130 अरब डॉलर्स के गैर मुल्की कर्जों के हवाले से पाकिस्तानी नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने हैरान कुन बयान दे दिया। डार की बेफिक्री कौम दोहरे मसाइल में दब गई। और इसके अलावा बात करेंगे टेलीनॉर का पाकिस्तान से सर्विस खत्म करने का फैसला। एक्स पर बंदिश की असल वजह सामने आ गई। सोशल मीडिया पर चलने वाले इश्तहारात पर हुकूमत पाकिस्तान टैक्स वसूल करने में नाकाम। हमसाया मुल्क भारत ने फाइबर पर 13 अरब डॉलर्स खर्च कर दिए। पाकिस्तान में यूनिवर्सल सर्विसेज फंड गायब। पाकिस्तान को दुनिया भर से प्रोजेक्ट्स के लिए कितना कर्ज और कितनी ग्रांट मिली? पाकिस्तान ने IMF से कितना कर्ज लिया? सेनेट कमेटियों का आंखों देखा अहवाल रऊफ क्लासा साहब की जुबानी आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके अलावा बात करेंगे पाकिस्तान में गुज़श्ता 3 साल के दौरान दहशतगर्दी के 2300 वाकयात में सैकड़ों अफराद जाँ बहक। दहशतगर्दी नासूर ने मुल्क की जान न छोड़ी। कायमा कमेटी में खौफनाक इंकशाफात इस हवाले से क्या हुए, वो भी कोशिश करेंगे कि आज के प्रोग्राम में शामिल करें। और डिस्कशन के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर वफाकी वजीर एहसन इकबाल साहब ने, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम एहसन इकबाल साहब। जी वालेकुम सलाम। एहसन इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला अपनी मसरूफियात में से। और आप एक सीजन पॉलिटिशियन है। पाकिस्तान की सियासत में अगर कहा जाए तो जो आपका एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा है। इस कॉन्टेक्स्ट में रहते हुए अगर मैं ये कहूँगी, जो इंटरव्यू में आपने बात की कि कोई परेशानी की बात नहीं है अगर पीटीआई और फौज में बातचीत हो, इज इट दिस सिंपल? वाकई कोई परेशानी की बात नहीं है और नून लीग को से कोई फर्क नहीं पड़ता अगर पीटीआई और फौज मुज़ाकरात की टेबल पे आमने सामने बैठे हों? देखिए, पहली बात तो यह है कि फ़ौज कई दफ़ा कह चुकी है कि उसने एक इदारे के तौर पे फैसला किया है कि उन्होंने सियासत में मुदाखलत नहीं करनी। और इमरान खान साहब एक सांस से कहते हैं कि फ़ौज को न्यूट्रल हो जाना चाहिए और दूसरे ही सांस में वो कहते हैं कि मैं फ़ौज से मुज़ाकरात करना चाहता हूँ। अब अगर वो फ़ौज से मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो ज़रा मौज़ूआत भी बता दें। क्या वो फ़ौज से किसी जंगी हिकमत अमली पे बातचीत करना चाहते हैं? क्या फ़ौज को कोई वही असला है, कोई मिज़ाइल है जो फ़रोख्त करना चाहते हैं, या फ़ौज की किसी जंगी तैयारी के मौजू पे कोई उनके जहन में प्लान है? वो किस मौजू पे बात करना चाहते हैं? ज़ाहिर बात है कि वो फ़ौज को पॉलिटिकल मामलात में इंगेज करना चाहते हैं। फिर उनका ये मौक़िफ़ कि फ़ौज न्यूट्रल हो जाए और वो गैर जानिबदार हो जाए, तो ये कोई समझ नहीं आता। ये एक कंफ्यूज्ड माइंड की दो पोजीशंस हैं कि एक तरफ वो न्यूट्रल होने का तकाजा कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि मैं फ़ौजी से बात करूंगा, किसी और से नहीं करूंगा। तो इसका मतलब तो है कि आप उन्हें मुदाखलत की दावत दे रहे हैं कि वो सियासत में हों। असल बात यह है कि वो 2018 का पाकिस्तान चाहते हैं कि उनको इस्टेब्लिशमेंट जेल से उठाए, एक घोड़े पर बिठाए, साथ बैंड बाजा लाए और सीधा उन्हें वज़ीर आज़म दफ्तर में ले जाके बिठा दे। तो ये बात शायद अब होने वाली नहीं है, तो इसलिए हमको इसे संजीदा नहीं लेते। अच्छा एहसन इकबाल साहब, लेकिन यही इल्ज़ाम तो फिर नून लीग पर भी लगता है ना। यही बात तो नून लीग के हवाले से भी कही जाती है कि आप लोगों के भी मामलात ख़राब होते हैं, जमहूरियत को ये सूट नहीं करता। जो बात आपने की कि फौजी कह रही है कि उनको सियासत से अलग रहना चाहिए, आइडियली स्पीकिंग डेमोक्रेसी को यही सूट करता है, बट देन यही रास्ता क्या नून लीग ने कभी नहीं अपनाया? जी देखिए, हमने तो हमेशा इसी मौक़िफ़ पे कहा है कि हम फ़ौज की बैसाखियों पर आकर सियासत नहीं करना चाहते। और अगर हमने इस तरह की साजिश करनी होती तो शायद 2018 में हमारी हुकूमत ख़त्म ना होती। इमरान खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट की बैसाखियाँ लीं और उस वक्त 2018 में हमारी हुकूमत को ख़त्म किया। नवाज़ शरीफ साहब को नाअहल कराया गया और पाकिस्तान में एक बदतरीन बहरान की बुनियाद रखी गई। और उसके बाद 4 सालों में जो पॉलिसियाँ रिवर्स की गई मुल्क के अंदर, एक लिहाज से
इंतज़ामी पैरालिसिस कायम किया गया, उस इंतकामी सियासत से जो झूठे मुकदमे बनाए गए। मैं खुद उनका विक्टिम रहा हूँ। अभी खान साहब ने हाल ही में एक मगरबी सहाफ़ी को अपने इंटरव्यू में कहा कि मुझे दहशत गर्दों के पिंजरे में रखा गया है। तो ये वही दहशत गर्दों का पिंजरा है जिसमें खान साहब ने मुझे भी रखा हुआ था। मैंने तो कभी शिकायत नहीं की, बल्कि मैं तो जब भी पेशी होती थी टाई सूट पहन के जाता था, ताकि किसी तरह कोई कमज़ोरी ज़ाहिर ना हो कि हम उनके सलूक की वजह से कमज़ोर हो गए हैं। तो मेरा ख्याल है कि खान साहब को और पीटीआई को एक सोल सर्चिंग की ज़रूरत है कि वो किस राह पे चलना चाहते हैं। उन्होंने 9 मई के बाद से जो तर्ज सियासत अपनाया है वो बराह रास्त पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान के रियासती इदारों और पाकिस्तान के रियासती मफादात पे हमलावर हैं। आप देखिए हमने कितने झूठे मुकदमे भुगते, हमने खान साहब के हाथों कितनी अजियतें भुगती। हमने तो कभी अमेरिका के कांग्रेसमैन और सेनेटर्स के पाँव नहीं पकड़े थे कि खुदा के लिए हमें बचाएं। हमने कभी यूरोपियन यूनियन की असेंबली में जाकर, पार्लियामेंट में जाके या हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जाके रोना नहीं रोया था कि हमारे साथ क्या हो रहा है। हमने अपनी बेगुनाही पाकिस्तान के अपने इदारों में, चाहे वो पार्लियामेंट थी चाहे वो अदालत थी, उसके आगे अपना मुकदमा पेश किया, लड़ा और उसे जीता और बिल आखिर हम सुरखरू हुए। तो इस वक्त तो आप देखिए ऑस्ट्रेलिया से लेके अमेरिका तक पीटीआई का पूरा सोशल मीडिया ऐसी मुहिम चला रहा है कि जो कभी मैंने अपनी ज़िंदगी में, हमारे बदतरीन दुश्मन मुल्क की जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं उनमें इतनी जुर्रत नहीं हुई थी कि इस तरह के रकीक हमले वो हमारे फ़ौज के ऊपर, हमारी रियासत के ऊपर करें, जो हमारे ही अपने लोग जो पीटीआई के अंदर हैं वो इस वक्त कर रहे हैं। सर जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें जॉइन किया सर, थैंक यू वेरी मच। अभी आपने बात की कि खान साहब चाहते हैं कि फ़ौज जो है उनको अपने कंधों पर बिठा के ऊपर मिनिस्टर हाउस ले आए, जैसे 2018 में हुआ था, तो उसी तरह का अरेंजमेंट्स वो दोबारा चाहते हैं। लेकिन हमने देखा है सर कि शहबाज शरीफ साहब भी तो इसी रूट से आए थे जिस दिन, बल्कि उन्होंने हलफ लिया था वो ज़मानत पे थे सर। उन पर भी मनी लॉन्ड्रिंग का 16 बिलियन का वो जो FIA का केस था वो भी ज़मानत पे थे, बल्कि हमजा शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला बन रहे थे, वो भी ज़मानत पे थे। तो वो भी इसी तरीके से देखिए वो आए थे, इक़्तिदार में आए थे सर, वो भी जेल से सीधे प्राइम मिनिस्टर हाउस ले गए थे। यही तरीका है पाकिस्तान में वज़ीर आज़म बनने का सर। रऊफ साहब, जमानत पे होना किसी को गुनाहगार साबित नहीं करता। हमारे खिलाफ जब झूठे मुकदमे बनाए गए, मुझे गिरफ्तार किया गया, तो पहले मरहले पे हमारी ज़मानत मंजूर हुई चूँकि कोई ठोस सबूत नहीं था हमें गिरफ्तार रखने का, और इसके बाद फिर उसी मुकदमे में हमारी एक्विटल हो गई। तो अगर मैं ज़मानत पे रिहा हुआ था तो उसका ये कतन मकसद नहीं था कि मैं सज़ा याफ्ता था या मैं किसी अवामी ओहदे के लिए नाअहल हो गया था। तो ये जितने मुकदमे हैं आपने देखा कि बिल आखिर अब तो ख़ुद शहजाद अकबर साहब जो अकाउंटेबिलिटी के ज़ार थे वो ये तस्लीम कर चुके हैं कि हमने झूठे मुकदमे बनाए। फवाद चौधरी साहब टीवी पे आके कह चुके हैं हमने झूठे मुकदमे बनाए। आपके सामने ही है कि मुझ पर, राना सनाउल्लाह साहब पर, इसी तरह मिफ्ता इस्माइल, शाहिद खाकान और दीगर हमारे सारे लोगों पर मुकदमे एक एक करके जो वक्त ने साबित किया कि वो झूठे थे। तो ये एक चीज़ जो पीटीआई ने की है वो तो उसने पाकिस्तान में एक ऐसी इंतकामी सियासत की कि उसने उन्हीं का नुकसान किया कि उसके नतीजे में सारी हुकूमत की मशीनरी जाम हो गई। किसी महकमे में कोई काम नहीं होता था। मेरी वजारत में 10, 15, 20 अफसरों को बुला बुला के धमकाया गया कि मेरे खिलाफ बयान दें, तो उन सब ने कहा जी हमारे तौबा, हमें आइंदा से किसी फाइल पे दस्तखत करने की क्या ज़रूरत है कि हम पेशियां भुगतें या नैब के चक्कर लगाएं। और यही मामला अमलन हर वजारत के अंदर हो गया। तो पीटीआई ने अपना नुकसान किया जो उन्होंने इंतकामी सियासत रवा रखी। और शहबाज शरीफ साहब, और अगर हमजा शहबाज शरीफ ओहदों पर आए और जमानत पर थे तो जब तक उनके खिलाफ कोई फैसला ना आए तो वो कतन इस बात के नाअहल नहीं थे कि वो ओहदे ना ले सके। सर बिल्कुल आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू वैलिड है, लेकिन इससे पहले की जो डेवलपमेंट्स हैं सर उसका बैकग्राउंड है जमानतें होने का कि वो जनरल बाजवा साहब के साथ उनको एक्सटेंशन पे, जिसका जिक्र ख्वाजा आसिफ साहब भी कह रहे थे मोहम्मद मालिक साहब के शो में, उनकी मुलाकातें भी हुई थी जाके जनरल बाजवा के उनके ससुर के घर पर सर। तो वो तो पहले से बातें हो रही थी और ये बातें तो अब ये टीवी पे मान ही गई हैं। दस्तगीर साहब ने भी, उन्होंने भी कहा था, हामिद मीर साहब के शो में जो हमें बताया गया था कि अगर आप इमोशन लेकर नहीं आएंगे और ये डील नहीं करेंगे तो फिर कोई नए आर्मी चीफ हैं कि जनरल फैज़ आएंगे। सो
आपने उनको वोट दिया, डील हुई, अंडरस्टैंडिंग हुई, उसके बाद ही सारी जमानतें और रिलीफ मिलना शुरू हुआ सर। वैसे रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए मैं आपको बता दूं कि मैं उस गुनाह में शरीक नहीं था, मैंने एक्सटेंशन के लिए वोट नहीं दिया था। चलें सर, यू आर एन एक्सेप्शन सर। एक आप है मेरा ख्याल, एक परवेज रशीद साहब थे, शायद 2 लोग हैं सर। तो मैंने तो बड़ा सोच समझ के वोट नहीं दिया था और मैंने यही कहा था कि मैं कोई ऐसा काम नहीं करना चाहता कि जिसके लिए कल को मेरी औलाद को असेंबली में खड़ी होकर माफ़ी मांगनी पड़े कि हमारे वालिद ने क्यों वोट दिया था। तो ये बात दूसरे इतनी अनरेबल बात है सर जो आप ये कह रहे हैं, और मेरा कल परवेज रशीद साहब दूसरे बंदे थे, आप 2 ही एक्सेप्शन है सर, वेरी अनरेबल वन ऑफ कोर्स। ये बाकी पार्लियामेंटेरियंस के दिल में ये बात क्यों नहीं आई? आपकी पार्टी के चीफ भी थे, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, लंबी डिटेल है, मैं उनका क्या नाम लूँ। आपने ये फैसला किया, बाकी ये फैसला क्यों नहीं कर सके सर? और किसी ने आपको कुछ कहा नहीं है कि पार्टी लाइन है, आप भी वोट दें, पार्टी का फैसला है सर? वो देखिए, वो एक अलग बहस है। बात यह है कि मैं समझता हूँ कि उस वक्त जो हालात हो चुके थे वो ये थे कि इमरान खान साहब जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दे चुके थे और अब उसकी रेगुलराइजेशन के लिए असेंबली को कहा गया कि कानून साजी करे और सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और उस वक्त शायद चूंकि मैं तो नैब की कस्टडी में था, जो क़यादत थी उसके सोच में ये ख्याल हो कि अगर हम पाकिस्तान में कोई आर्मी चीफ की तकर्री का बहरान पैदा करेंगे तो इससे मुल्क की सिक्योरिटी को खदशात लाक हो सकते हैं कि कंट्री कैन नॉट बी विदाउट एन आर्मी चीफ। तो चूंकि ये एक ऐसा अमल था कि जो पहले वकूअ पजीद हो चुका था और एक पोस्ट फैक्टो अप्रूवल पार्लियामेंट से दरकार थी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजे में, तो हो सकता है कि इसलिए उस वक्त की क़यादत ने ये कहा हो कि इसको हम कंट्रोवर्शियल ना बनाएं और इसके ज़रिए हम मुल्क के अंदर कोई ऐसा बहरान ना पैदा करें जिससे कोई सिक्योरिटी को खदशा हो। लेकिन सर मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं बड़े खुलेआम बड़ा हार्ड हिटिंग तकरीरें की थी। गुजरांवाला वाली तकरीर आपको याद होगा, मतलब वेरी स्टनिंग एंड शॉकिंग के आपकी पार्टी के बहुत सारे लोग खुद भी परेशान थे कि क्या तकरीर कर दी। सो मियां साहब ने तो जब उन्हें तकरीरें करनी थी तो उस वक्त उन्होंने ऑफिस ऑफ ये जो आर्मी चीफ था उस वक्त ये कंसिड्रेशन तो उनके जहन में नहीं थी, उन पर ओपनली पूरी तनकीद हो रही थी। क्वेटा में भी उन्होंने ये बड़ी हार्ड हिटिंग तकरीर की थी। तो मियां साहब ने तो कभी वो कहते हैं ना कि इन चीज़ों का ख्याल नहीं किया था। वो समझते थे सियासत में इन्वॉल्व हैं, इंटरफेरेंस कर रहे हैं और इनको जवाब देना पड़ेगा। वो बाद में जब बातचीत हुई, वो तल्लुकात ठीक हुए, तो फिर सर जब रिलीफ मिलना शुरू हुआ मियां साहब भी बाहर चले गए, केसेस भी सारे वापस हुए। सर देखिए, जो मियां साहब के बाहर जाने का मामला है, मैं खुद इस बात का चश्मदीद गवाह हूँ कि उनके जो प्लेटलेट्स जब डाउन हुए थे तो जो एक एक्सट्रीम सिचुएशन है, मैंने उनके जिस्म पर वो लाल धब्बे खुद देखे हैं कि जो कि उस सूरत हाल में इंसान के अंदर उसकी सिम्टम्स के तौर पे आ जाते हैं। और आपको पता है कि इमरान खान साहब ने शौकत खानम के जो डॉक्टर्स हैं उनसे, उनके ज़रिए और अपनी हेल्थ की जो वज़ीर थी, हर तरीके से डॉक्टर फैसल गए थे, फिर डॉक्टर यास्मीन राशिद उस वक्त सूबाई वज़ीर थी, उनके ज़रिए हर तरह से तसल्ली की कि उनको एक लाइफ थ्रेटनिंग सूरत हाल का सामना था। ये तो असल में ये समझते थे कि खुदा ना खास्ता मियाँ साहब को कुछ हो गया तो ये सारा मलबा हम पे गिरेगा, लिहाजा जान छुड़ाओ, इनको बाहर भेजो। वो अल्लाह ताला को मंजूर था, उनकी वालदा की दुआएं थी कि अल्लाह ताला ने उनको सेहत दी और वो रूबे सेहत हो गए, तो उससे इनको वो अब फिर पछतावा लग गया कि हमने बाहर क्यों जाने दिया। लेकिन जहाँ तक उनका बाहर जाना है, खुद इस बात का गवाह हूँ कि मैंने वो सारी उनकी कैफियत देखी है कि जिसमें उनको एक लाइफ थ्रेटनिंग सूरत हाल थी और डॉक्टर्स कह चुके हैं कि जब हम उन्हें मिल के जाते थे तो हमें ये यकीन नहीं होता था कि सुबह हम इनको मिल सकेंगे या नहीं मिल सकेंगे, तो उस सूरत हाल में वो बाहर गए। अच्छा सर, आपने अभी बात की उन मियाँ साहब के, उनको जेल में जब थे
तो उस वक्त तो उन्होंने जो भी थे खान साहब के, उनके एक्ट्स थे, अच्छे थे बुरे थे एक साइड पे, लेकिन मियाँ साहब को तो उन्होंने कम से कम एयर कंडीशन तो दिया हुआ था। अगरचे उन्होंने अमेरिका में कहा था वापस जाके मैं उतार लूँगा, उतारा तो नहीं था। अभी जो तस्वीरें सामने जेल से हैं तो खान साहब के पास तो कूलर लगा हुआ है। कम से कम एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, जब तक इतना तो कटसी मेरा ख्याल है होनी चाहिए थी कि एयर कंडीशन तो उनको मिलना चाहिए था। दीगर पता नहीं वो कब उन्हें नवाज शरीफ साहब को दिया होगा। रऊफ साहब, मैंने तो कोट लखपत जेल में नवाज शरीफ साहब की ये कैफियत देखी है कि वो जब हमें मुलाकात के लिए आए, तशरीफ़ लाए, तो उनके जिस्म से इस तरह कपड़े तर थे पसीने से कि जैसे लगता था कि अभी वो सीधे शावर लेकर वहाँ से सीधा हमें मिलने आ गए हैं। तो मैंने तो उन्हें इस हाल में देखा हुआ है। और इसी तरह जो हमने भी जेल गुजारी है, अगरचे गर्मी का मौसम नहीं था लेकिन सर्दियों का मौसम था और मेरे पास एक घड़ी थी जिसमें के टेम्परेचर भी आता था, तो उसी सेल के अंदर शाम को रात को जब हम सोते थे तो कभी 5 डिग्री कभी 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता था। उस सर्बिया की यख बख्ता हवाएं थीं, तो हमने भी उसमें गुजारा है वक्त, लेकिन कभी मुंह से कोई शिकायत नहीं की, क्योंकि वो वक्त था। उसको अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने सब्र दिया, हौसला दिया, उससे हमने बर्दाश्त किया। सर, आपके साथ अच्छा सलूक नहीं हुआ बकौल आपके? तो देसी मुर्गियां भी मिल रही हैं, उनको वर्जिश की मशीनें भी हैं। काश ये सब सहूलतें हमें भी खान साहब देते। हम पर तो मॉनिटर लगे हुए थे कि हम बैठते कैसे हैं, हम चलते कैसे हैं, पल पल की हमारी रिपोर्ट जाती थी। हमारी फैमिलीज मुलाकात के लिए आती थीं, उन्हें घंटों घंटों बिठाया जाता था, मुश्किल से कुछ देर के लिए मुलाकात होती थी, उसकी भी वीडियो बनती थी, उसकी ऑडियो बनती थी और क्या कुछ नहीं होता था। तो हमने तो इससे बहुत बुरे हालात देखे हुए हैं। खान साहब तो एक लिहाज से वीआईपी है, इसलिए कि अदालत ने उनको इतनी सहूलतें दी हुई हैं। मुझे गोली लगी थी उसके 1 साल बाद बाजू का दोबारा ऑपरेशन हुआ, और जब स्टील निकाली गई मेरे बाजू से तो डॉक्टर्स ने मुझे कहा कि आप फिजियोथेरेपी करें, और ऑपरेशन के तीसरे दिन मुझे पकड़ लिया खान साहब ने, और 2 महीने मुझे जेल के अंदर उन्होंने फिजियोथेरेपी की इजाज़त और सहूलत नहीं लेने दी। और उसका नतीजा ये है कि वो मेरी बाजू जो है, वो मेरा बाजू हमेशा के लिए डिफॉर्म रह गई। हमने तो कभी इस चीज़ का कुछ जिक्र नहीं किया कि खान साहब का क्या रवैया था, किस तरीके से हमारे साथ पेश आते थे। राना सनाउल्लाह साहब के साथ क्या किया, ख्वाजा आसिफ साहब के साथ क्या किया, शहबाज शरीफ साहब के साथ जेल में, और मरियम नवाज साहबा के साथ, ये सब चीज़ें हमने तो कभी, हम इन्हें जिक्र करना ही अपनी। चले आप कम से कम कुछ अच्छी नई रिवायात तो शुरू कर सकते थे। उनको एयर कंडीशन तो मिलना चाहिए था। इज़ अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, कूलर की बजाय जो आपकी शिकायत बजा होंगी, तो लेकिन कहीं ना कहीं से न्यू बिगिनिंग करनी पड़ेगी। बंदा जेल में चला जाए, चाहे उसको सारी फैसिलिटीज मिल जाए, मेरा ये ख्याल है जेल इटसेल्फ इज ए ह्यूज। वो चाहे आप मतलब अब 7 स्टार होटल में क्यों ना बैठा दिया जाए, जेल का एक अपना एक उस पर नफ्सियाती असर होता है सर, साइकोलॉजिकल। आप मेरा ख्याल है कि जो भी उनको अदालत ने सहूलियात दी हुई हैं वो सब उनको दस्तयाब हैं। और जैसे मैंने आपसे कहा कि जिन हालात में खान साहब ने हमें रखा हुआ था, उनसे कई गुना बेहतर हालात में वो क़याम पजीद हैं और उनको सहूलियात हासिल हैं जिसका अशर अशीर भी वो हमें देने के लिए तैयार नहीं थे। और इसलिए मैं समझता हूँ वो बड़े खुशकिस्मत हैं कि इस वक्त एक ऐसी हुकूमत है जो उनकी तरह मुंतकम मिजाज नहीं है। राइट। अच्छा सर, कोई खबरें आ रही हैं पिछले कुछ दिनों से आपके हवाले से कि शायद आप कोई खुश नहीं हैं अपनी वजारत में, कुछ इंटरफेरेंस हो रही है, कोई प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के साथ कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की खबरें आ रही हैं। सर, हाउ ट्रू दे आर? कोई इस तरह की बातें हैं, और अगर हैं तो अगर क्या वजूहत हैं सर कि आप खुश नहीं हैं अपनी वजारत में कोई इंटरफेरेंस की वजह से? नहीं, ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है। अंदर हुकूमत के हम राय देते हैं और वो काम जो है हुकूमत का वज़ीर आज़म की सवाबदीद है कि वो कैसे तकसीम करें। इससे पहले जब मैं मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग था, ये प्लानिंग मिनिस्ट्री में कुछ ऐसा हिसाब है कि यहाँ स्प्लिट है, 2 बॉसेस होते हैं, एक डिप्टी चेयरमैन और एक मिनिस्टर। तो यूनिटी ऑफ कमांड के लिए पहले जब भी मैं रहा हूँ तो ये उहदे दोनों मेरे पास रहे हैं। अब अगर वज़ीर आज़म समझते हैं कि उस पर वो स्प्लिट रखना चाहते हैं, उनकी सवाबदीद है। आई फील हैप्पी कि आई एम लाइटर, आई हैव लेस वर्क टू डू, तो मुझे तो उसमें कोई मुश्किल नहीं है। आपको जानता हूँ सर, लॉन्ग वे 2002 ऑनवर्ड
आप वर्कहॉलिक टाइप आदमी, आप उनमें से नहीं हैं जो निकम्मे बैठे हैं, घर बैठे हैं, मजे करें, दफ्तर में चाय पानी, मैं जाती तौर पर मैं जानता हूँ थोड़ा सा एक्टिव रहते हैं। आप तो काम करके खुश होने वाले, निकम्मे बैठ जाएं तो आप तो मेरा ख्याल बीमार हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो डोमिनेट कर रहे हैं, जो शहबाज शरीफ साहब के करीबी ये ब्यूरोक्रेट्स हैं, इमरान खान साहब के साथ भी थे, पहले बाद में भी थे, वो सुना है वो ज़्यादा ताकतवर निकले हैं सर और आप पे भारी पड़ गए हैं सर। देखिए, ये जैसे मैंने कहा कि टीम का इंतखाब, चुनाव और उनसे काम लेना वज़ीर आज़म का इस्तेहकाक है, तो लिहाजा वो जो भी कॉम्बिनेशन या जो भी टीम चुने ये उनका इस्तेहकाक है, और जो जिम्मेदारी हमें दी जाए हम उसमें अपना बेहतरीन कोशिश करें, ये हमारा फ़र्ज़ है। तो जिस हद तक मेरा दायरा कार है उसमें मैं काम कर रहा हूँ, और लिहाजा आई एम हैप्पी एटलीस्ट चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर की ज़िम्मेदारी मेरे पास है, और उसमें मुझे खुशी है कि हमने दोबारा चीन को एक बामकसद तरीके से इंगेज किया है। सी पैक फ़ेज़ 2 की बुनियाद रख रहे हैं। अभी भी चीन की एक आला सतह वफ़द आया हुआ है जो कि वज़ीर आज़म के दौरे पे तय हुआ था कि पाकिस्तान के साथ वो ना सिर्फ प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करेंगे बल्कि अपना नो हाउ शेयर करेंगे कि उन्होंने कैसे एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया, उन्होंने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कैसे की, उन्होंने एनर्जी के प्रॉब्लम्स को कैसे फिक्स किया। सर ऐसे लगता है मई रीडिंग, क्योंकि मैं भी यही 26 साल से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, आप बुनियादी तौर पर जितने लोग नवाज शरीफ साहब के करीब थे या उनकी कैबिनेट में थे, जिन्होंने उनके साथ सर्व किया एज ए मिनिस्टर, वेरी इंपॉर्टेंट, वाना वज़ीर दाखिला भी रहे हैं या डेवलपमेंट के जैसे उसके डिप्टी चेयरमैन भी रहे हैं सारे, तो शहबाज शरीफ साहब के साथ आप उस तरह जेल नहीं कर सके, कंफर्ट लेवल नज़र नहीं आया। कुछ शहबाज शरीफ साहब जो हैं आपके साथ उतने कंफर्टेबल नज़र नहीं आते, बल्कि नवाज शरीफ साहब के जितने भी करीबी थे, कोई और लोग भी हैं, उनको भी कंप्लेंट रहती है कि वो थोड़े से दे आर एट ए डिस्टेंस। तो शहबाज शरीफ साहब शायद अपने ब्यूरोक्रेट्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि उनके ज़रिए काम किया जा सकता है रादर दैन पॉलिटिकल मिनिस्टर्स के। सर आप इस दफ़ा वो मतलब फ्रंट पे नज़र नहीं आए जैसे नवाज शरीफ साहब के दौर में आप नज़र आते थे। देखिए, ये जैसे मैंने कहा ना, ये कैप्टन प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है, उनकी सवाबदीद है, वो किसको किस पोजीशन पे खिलाएं और किसको क्या असाइनमेंट्स दें। जो असाइनमेंट वो हमें देते हैं हम कोशिश करते हैं कि बेहतरीन तौर पे मैं उसे पूरा करूं। तो बाकी कैप्टन ऑफ द टीम इज़ द प्राइम मिनिस्टर, उसकी डिस्क्रिशन होती है कि वो अपनी टीम को कैसे प्लेस करें, कैसे उससे काम। खबरों के बाद नवाज शरीफ साहब का कोई रब्ता आपसे हुआ, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे टॉप लोग आपकी, इसका एक बैकग्राउंड मैं इसलिए कह रहा हूँ, यू आर मतलब उन लोगों में से होकर लास्ट नॉट द लीस्ट हैं जो एक प्रोमिनेंट फिगर हैं पीएम नवाज के। माजी में हमने देखे बहुत सारे लोग इन्हीं वजूहात की बुनियाद पर पार्टी छोड़ गए सर। जावेद हाशमी साहब गए, चौधरी निसार अली खान साहब गए, शाहिद खकान अब्बासी साहब, मेहताब अब्बासी साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब, एक लंबी लिस्ट है कि जो नज़र आती है लोग जो थोड़े डिससेटिस्फाइड हुए कि नहीं कि शायद ये पार्टी वो नहीं रही। तो आपका भी कोई इसी तरीके का कोई फ्यूचर में ये जो इस तरह के इख्तलाफात हैं कोई किसी? देखिए रऊ साहब, मैंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से सियासत शुरू की, 30 साल अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन इसको दिए हैं। इसके साथ अच्छा वक्त भी देखा, बुरा वक्त भी देखा, और इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून के अंदर ही रहेंगे। और मुस्लिम लीग नून के अंदर रह के हमेशा अपनी राय का इजहार मैंने किया है और करता रहूँगा, और ये हमारा अपनी जमात से वाबस्तगी का हक़ है कि हम अपना जो भी नुक्ता नज़र है उसको आज़ादाना तौर पे पेश करें। लेकिन ये कि इस जमात को छोड़ना या इससे गद्दारी करना, इसकी क़यादत से गद्दारी करना, कम अज़ कम मेरे लिए ये काबिल तसव्वुर नहीं है। मैं समझता हूँ कि जिस पार्टी ने इंसान को इतना कुछ दिया हो तो इंसान का फ़र्ज़ है कि उस पार्टी के साथ वफादारी के साथ अगर उसमें कहीं ख़राबी भी देखे तो उसकी इसलाह के लिए कोशिश करे जिस हद तक कर। सर लास्ट क्वेश्चन सर, आपको पता होगा IPPs पे लोग बिजली के बिलों की वजह से चीखें मार रहे हैं इस वक्त। इवन जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनकी भी बस हो गई कि 60 रुपये यूनिट पे नहीं दे सकते, 80 रुपये कमर्शियल जो है। सर IPPs के हवाले से बड़ा गुस्सा, एंगर है, पब्लिक ओपिनियन बन चुकी है, और गुस्सा इसलिए भी बढ़ गया कि बताया गया है कि 48 के करीब जो IPPs हैं उसके मालकान जो रूलिंग एलीट में हैं, हुक्मरान तबका है, सियासतदान है जो उन पर रूल कर रहे हैं, चाहे वो नवाज शरीफ साहब की पार्टी का पे लग रहा है या चाहे जरदारी साहब या दीगर लोग। तो इसको कोई एड्रेस करने का कोई है आपके पास? के लोग तो समझते हैं कि रूलिंग लीड जो है वही हमसे ये सारे कैपेसिटी चार्जेस भी ले रही है, पैसे भी ले रही है, और उनके घरों को पैसा जा रहा है। सर वज़ीर आज़म खुद इस मामले की निगरानी कर रहे हैं और इसमें बिल्कुल बेलाग किस्म का जायज़ा ले रहे हैं, और किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी कि वो
अवाम की कीमत के ऊपर अपने मुनाफे कमाए, लेकिन जहाँ पर पाकिस्तान के सॉवरन मुआहदे हैं उसकी पासदारी भी हमारे लिए फ़र्ज़ है, चाहे वो पहले के हैं या अब के हैं, क्योंकि जब आप उन मुआहदों से हटते हैं तो आपकी इंटरनेशनल, अगर आप आर्बिट्रेशन में चले जाएं या उसकी जो कीमत है आपके मुल्क की साख के ऊपर वो पड़ती है। लेकिन मुल्क के अंदर अगर कोई IPPs हैं जो के तौर पे मुनाफा कमा रहे हैं, उन सब का ऑडिट होगा और किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी कि वो अपने मुनाफों के लिए गरीबों पे बोझ डालें। लोगों का जो मतलब गुस्सा है थोड़ा सा, कहते हैं बेनिफिशियरी तो रूलिंग लीड खुद है, खुद बैठे थे, अपने IPPs लगाए, फ्रंट मैनों के जरिए लगाए, बच्चों के जरिए लगाए, फिर सॉवरन गारंटीज दे दी, कैपेसिटी चार्जेस दे दिए, मुआहदे कर लिए, खुद उन्होंने बैठ के मुआहदे किए, खुद सिग्नेटरी हैं और खुद बेनिफिशियरी हैं सर। वो कहते हैं इसमें तो जज जूरी और हैंगमैन वाला काम हुआ है सर। जी देखिए, इसमें तो वज़ीर आज़म साहब को भी हमने तजवीज़ दी है कि एक बहुत ट्रांसपेरेंट फहरिस्त जारी करें सर, और सबको पता भी है, ये आप नेपरा में जाएं कौन कौन किस IPP का मालिक है, और लोगों को इससे साफ पता इंफॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए कि किसी के ऊपर अगर कोई एतराज़ कर सकता है तो उसको बजाय ये कि कहानी बने, हम खुद लोगों को बताएं कि शहबाज साहब का आ रहा है कि प्राइम मिनिस्टर साहब के बेटे का आ रहा है कि उनके ये पावर प्लांट है सर, वो तो उनका लेकिन मैंने अखबार आपकी मीडिया में ही पढ़ा है कि उनका जो पावर प्लांट है वो शायद सस्ता तरीन है। वो गौर एजाज साहब खुद जिन्होंने इस मसले को छेड़ा था, उन्होंने ये इतराफ़ किया है कि वो शायद सस्ता तरीन है। बहुत शुक्रिया सर जी, थैंक यू वेरी मच सर। बहुत शुक्रिया। एहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे और एक्सक्लूसिव गुफ्तगू कर रहे थे। यहाँ पे वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे जो पाकिस्तान पर 130 अरब डॉलर का कर्जा है, गैर मुल्की कर्जा, उसके बारे में जो नायब वजीर आजम है इसहाक डार साहब, वो बड़ा इंटरेस्टिंग उन्होंने कहा कि परेशान होने की बिल्कुल कोई बात ही नहीं है। पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो इतनी फ्लेक्सिबल है कि वो इस कर्जे को डील कर लेगी। और इसके अलावा पाकिस्तान की ऑन द अदर हैंड जो माशी सूरत हाल है, किस तरह से कंपनीज बंद हो रही हैं और किस तरीके से जो सोशल मीडिया है वो इफेक्ट हुआ है, एक्स पर पाबंदी क्यों लगी, इसके हवाले से जो इंकशाफात हैं, ये डिटेल्स डिस्कस करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। क्लास साहब, बात थोड़ी सी करेंगे जो हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं इसहाक डार साहब, उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने कहा कि जी कोई परेशानी, कोई मनफी बात करने की ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान की मईशत इतनी फ्लेक्सिबल है कि ये 130 अरब डॉलर का जो गैर मुल्की कर्जा है ये हम हैंडल कर लेंगे। अब लोगों को अगर देखें तो वो तो नहीं कहीं से भी हैंडल करते हुए नजर आते। पूछ रहे थे लोगों से पहले कि कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। आज 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट कमेटीज़ की मीटिंग थी, मैं भी गया हुआ था, इमरान मगराना साहब, हम इकट्ठे थे, 3-4 घंटे हमने गुजारे हैं। एक पहले वहाँ पे राना महमूद हसन साहब जो हैं सेनेटर, वहाँ पे एक कमेटी थी, PTA वगैरह, इनकी ब्रीफिंग थी, US फंड पे थी, ये फ्रीक्वेंसी बोर्ड की थी, बड़ी वैसे उसमें बड़ी डिटेल से पता चला है PTA के प्रोजेक्ट्स या दीगर चीज़ें, वहाँ की स्टोरी भी सुनाते हैं। फिर इसके बाद EADA में वहाँ पे सैफुल्लाह अब्रू साहब जो हैं, उनकी कमेटी की मीटिंग थी, वहाँ पर भी ये आई चीज़ें कि कितना पाकिस्तान ने लोन देना है, 130 अरब डॉलर जो है। इंटरेस्टिंगली उसमें बताया कि पाकिस्तान ने अब तक 40 सालों में, मेरे ख्याल 83 के बाद ऑनवर्ड IMF से कोई 19 अरब डॉलर्स के ज़रिए डॉलर्स इन्होंने लोन लिया है पाकिस्तान ने अब तक, और उसमें से 14 अरब डॉलर वो वापस कर चुके हैं, बाकी रहते हैं, और 4 अरब डॉलर हमने उस पर सूद दिए है। और मुझे पहली दफ़ा पता चला कि अच्छे खासे IMF के ये जो हैं अच्छे खासे वो भी हैं, एक्सपेंसिव ये कर्जे हैं, आपको 4 या 5% तक, तो हम गए उनके तो 4 से 5% तक भी आपको वहाँ पर देना पड़ता है, मतलब बाज़ दफ़ा 1.5% भी होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट सिचुएशन। सो मैं उस पर आता हूँ, वहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग वो चीज़ें बताई गई हैं कि IMF के कर्जे के हवाले से। तो डार साहब कहते हैं ये तो मसला नहीं है, डार साहब के लिए वाकई कोई मसला नहीं, डार साहब तो ठीक कह रहे हैं। अब डार साहब के 2-4 बातें मैं ज़रा बता दूंगा उनके लिए क्यों मसला नहीं है। बहुत से लोगों को याद नहीं होगा कि जब ये 1999 में हुकूमत गई थी नवाज शरीफ साहब की और शौकत अजीज़ साहब जब बने थे, वज़ीर ख़जाना बने थे इनकी जगह पर, तो उसके बाद IMF ने हमारे ऊपर कोई उन्होंने $50 मिलियन का उन्होंने हम पे वो किया था, उन्होंने जुर्माना किया था। अच्छा। और पहली दफ़ा पता ये चला था कि उन्होंने कहा जनाब कि ये जो डार साहब हैं, जब ये वज़ीर ख़जाना थे 99 में, इन्होंने जो फिगर जो थे इसके इकॉनमी के हवाले से या बाकी इंडिकेटर्स वो फज किए थे, जेली बना के कुक अप करके इन्होंने IMF को दिए थे, IMF वो लेने के लिए, डील लेने के लिए। IMF ने उस झूठ बोलने पर उन्होंने $50 मिलियन जो है ना, उन्होंने इन पे वो कर दिया था। पाकिस्तान ने इनकी वजह से, इनके दिए हुए फैक्ट्स की वजह से हमारे पे $59 मिलियन जो जुर्माना हो चुका है, इनकी जेब से तो जाना नहीं था, वो तो आवाम ने देना था, दिया। डार साहब से बड़े ऐसे बात मेरी बात हुई, मैंने पूछा, उन्होंने कहा जनाब कि शौकत अजीज़ साहब ने जानबूझ के हमें एम्बेरस करने के लिए, शर्मिंदा करने के लिए, इन्होंने खुद ही IMF को कहा था कि फैक्ट्स जो हैं
या जो आपको इंडिकेटर्स बताए गए हैं फिगर ये गलत है। सो उन्होंने कहा जनाब कि शौकत अजीज़ इसके जिम्मेदार हैं कि इन्होंने 9 मिलियन डॉलर हम पे इन्होंने वो किया है। अच्छा वो क्या शौकत अजीज़ साहब कहते थे भाई हमने नहीं किया, IMF ने जब स्क्रूटनी की है तो उनको खुद अंदाजा हो गया, तो बच्चे वो भी नहीं बैठे। बहरहाल ये क्लेम था, अब शौकत अजीज़ का कसूर था या डार साहब का, हमें ठुक गई कि वो चेंज नहीं हुए। उन्होंने अभी भी जब IMF प्रोग्राम में हम लेट एंटर हुए हैं उसकी वजह से जो लोगों को सफर करना पड़ा, उन्होंने अभी भी अपनी रविश बरकरार रखी है। बल्कि उसी वजह से मिफ्ता इस्माइल साहब सितंबर में वो साइन कर रहे थे, उस वक्त कर लेते तो डॉलर 220 रुपए पे रुक गया था। इनके साइन ना करने की वजह से 6 महीने डिले किया और बाद में किया, डॉलर आपका 340 तक किया। वो डार साहब की मेहरबानी की वजह से किया था, जल्दी साइन करते तो वो अगर ये उसमें वो भी होना था, वो नहीं किया इन्होंने, नंबर 1। उसके बाद जब ये डार साहब बने वजीर खजाना 2013 में, एक दिन में इन्होंने 480 बिलियन रुपीस की पेमेंट करवाई थी IPPs को, 480 बिलियन। कोई ऑडिट नहीं होने दिया, कोई प्री ऑडिट नहीं होने दिया। इन्होंने फोटो कॉपीज पे इवन वहां पे 32 बिलियन रुपीस जुर्माना था, वो माफ करवा सकते थे, वो भी उनको पे किया, उनका जुर्माना माफ किया जो उनकी तरफ बनता था। हमारा अपना जो है इन्होंने वहां पर उनको पेमेंट की थी। सो 480 बिलियन जो उस वक्त गए थे और बड़ी इरेगुलरिटीज आई थी, उसमें अख्तर बुलंद राना साहब ऑडिटर जनरल पाकिस्तान थे, उन्होंने बड़ा एहतजाज किया था कि आप तो ये पेमेंट कर ही नहीं सकते, हमारे ऑडिट किए बगैर क्लियरेंस हमने देनी थी। इन्होंने आके उस अकाउंटेंट जनरल से क्लियरेंस कराए बगैर या प्री ऑडिट किए बगैर डायरेक्ट स्टेट बैंक से पेमेंट एक दिन में कराई थी, 27 जून को वहां पे करवाई थी। ये इनका दूसरा आ गया। फिर इन्होंने एक लोन लिया था जनाब, 500 मिलियन यूरो बॉन्ड इन्होंने फ्लोट किए थे 2014 में। दुनिया की तारीख का पाकिस्तानी छोड़े महंगा तरीन कर्जा लिया था, 8.25%। डार साहब से जब पूछा गया था भाई साहब ये आपने क्या किया, और बाद में ये पता ये चला था जिसपे सलीम मांडवीवाला साहब ने भी वो की थी, उन्होंने कमेटी में इंक्वायरीज कर रही थी कि 70-80 मिलियन डॉलर पाकिस्तान से भेजे गए थे, और पता यही चला था कि रूलिंग एलीट के कुछ लोग थे जिन्होंने वो बॉन्ड खरीदे थे। इसको यहीं से कंटिन्यू करते हैं, हमें ब्रेक पे जाना है। हर बड़ी खबर पे ये आ जाती है। सो डार साहब का ये कहना ना कि भाई साहब मसला ही कोई नहीं है, डार साहब ठीक कह रहे हैं, डार साहब तो मल्टी मिलियनर। इस पे डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं, इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक क्लास साहब, आप बात कंटिन्यू कीजिएगा प्लीज। सो जनाब डार साहब जो फरमा रहे हैं ना वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि डार साहब ने इनमें से एक टक्का भी नहीं देना, ना उनको परेशानी है ना उनको टेंशन है। मैंने आपको 3-4 वाकयात बता दिए कि वो वहाँ से 99 से ऑनवर्ड उस वक्त भी इनकी वजह से 59 मिलियन डॉलर हमें वो पड़ा। फिर इसके बाद इन्होंने 480 अरब रुपए का बगैर ऑडिट बगैर इन्होंने वो करवाए, इन्होंने उनको पेमेंट करवाई IPPs को, उसमें बहुत सारी इरेगुलरिटीज भी हैं। फिर 500 मिलियन डॉलर का दुनिया की तारीख का 8.25 ये जो था % था, और पूरी दुनिया नहीं ले रही थी। और उस वक्त इसका ये इंडियन वो रिलायंस कंपनी ने लिया था 700 मिलियन डॉलर, उन्होंने 2.25 पे लिया था। ये एक रियासत हो के 8.25 पे ले आएगा, जिसमें बाद में क्वेश्चन उठे कि ये बिल्कुल लम्हा फिक्रिया है, डार साहब को कोई प्रॉब्लम नहीं। और फिर IMF की डील जिस तरह इन्होंने डिले करवाई एंड वी पेड हैवी प्राइस जो 340 रुपए पे डॉलर वो ले गए थे, डार साहब का जी ये तमाम बातें जो हैं वो रिकॉर्ड पे हैं। बहुत शुक्रिया क्लास साहब, और यहाँ पे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।